गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज। ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला उसका जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल को हम सॉल्व नहीं करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में से बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो हमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर रिसेंट अंडरस्टैंडिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ। लाइट किससे बना हुआ है? हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लाइट के बारे में। तो लाइट किससे बना हुआ है? ऑप्शन है रेज, बी वेव्स, सी ऑप्शन है कार्पस्कल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फोटोन ओबेइंग द रूल्स ऑफ वेव्स। तो अब हमने स्टडी किया था कि लाइट इज नथिंग बट अ वेव एंड पार्टिकल, दोनों भी है। पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन, जो वेव के रूल को ओबे करता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल एमसीक्यू जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपना टेक्स्ट बुक भी रीड कर लेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द ऑप्टिकली डेंसर लेंसेज PQRS ड्रॉन बिलो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। विच ऑफ दिस हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ? अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कौन से लेंस का हैविंग पॉजिटिव फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा? P का होगा, चार लेंस यहां दिए गए PQRS। P होगा, PNQ होगा, PR होगा या QS होगा। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये कौन से लेंस है। देखो इसके साइड थिन है, पेरीफेरी थिन है और बीच में थिक है। ऐसा कौन सा होता है लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। और जिसकी पेरीफेरी थिक होती है और बीच में थिन होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है, ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है और ये दोनों कॉनकेव लेंस है। तो अब सोचो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन कन्वेंशन अगर हम अप्लाई करते तो किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है? जनरली किसका आता है? अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहता है और कॉन्केव के लिए नेगेटिव रहता है। सो कॉन्वेक्स, ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों हमारे क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है PNQ। तो इनका फोकल लेंथ क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन, ओनली PNQ, ओनली PNQ। ठीक है, डायग्राम देख लो आप कॉन्वेक्स लेंस का, बुक में वाले डायग्राम देख लो आप। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस इस तरह से होता है, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाले डायग्राम हम रेफर करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट एंगल 40 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? 40 डिग्री। बिटवीन देम नंबर ऑफ इमेज सीन ऑफ द टाइनी ऑब्जेक्ट के बिटवीन देम। अब दो मिरर 40 डिग्री के एंगल पे है, अगर उसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा ये हमें पता नहीं है। हमें दो कंडीशन पता है, एक तो एंगल बाइसेक्टर पे रखते हैं या ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखते हैं। वो भी ऑड नंबर के लिए केस है, वो भी ऑड नंबर के लिए केस है। तो चलो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो है। पहले हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो अब थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा इज नथिंग बट 40 डिग्री। सो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 40, 9 आंसर आएगा। अगर एंगल बाइसेक्टर पे होगा ये 9 ऑन एंगल बाइसेक्टर। नाउ फॉर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या होगा? n-1, दैट इज 9 - 1 इज इक्वल टू 8। ये किसके लिए होगा? ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा
यहाँ पे होगा एंगल बाइसेक्टर पे, दो मिरर की, ये 40 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो 9 इमेज, और ऑफ द एंगल बाइसेक्टर होगा तो 8 इमेज। तो ऑप्शन सी हमारा 8 और 9 करेक्ट है, 8 और 9 करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है, ओके, कॉन्केव मिरर है जिसका कर्वेचर कितना है 40 है। मींस अगर हम माने ये सेंटर है तो यहां से डिस्टेंस रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यूज फॉर द शेविंग पर्पज, प्रोड्यूस अ इमेज ऑफ डबल साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज डबल है तो मैग्निफिकेशन का पावर, मैग्नीफाइन, ये डबल मैग्नीफाइन हो रहा है। तो हमारे फॉर्मूला से अकॉर्डिंग टू, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2u। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाई यू। ओके, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो रहा है vu, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2u, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन हमें मिलेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मींस u का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमें क्या दिया है, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। उससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देन हमें रिलेशन दिया गया है v इज इक्वल टू 2u, v इज इक्वल टू 2u, ये रिलेशन दिया है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 1/v 2u प्लस u। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम से, देखो 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे रहेगा 2u, 2 + 1 3, 2 + 1 3। ये समझ में आया। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2u इज इक्वल टू 60, 2u क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2u इज इक्वल टू 60। देन u इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30 सेंटीमीटर। कितना आया, 30 सेंटीमीटर। तो अगर 30 सेंटीमीटर पे हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 40, मीन्स 30 सेंटीमीटर पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज डबल मिलेगा। या इससे आगे भी जाओगे तो इमेज डबल मिलेगा, इससे आगे भी जाओगे तो इमेज डबल मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर, 20, ये तो कैंसिल हो गए। 30 सेंटीमीटर पे आ सकता है, 30 सेंटीमीटर पे आ सकता है। अगर आपको 30 सेंटीमीटर का ऑप्शन दिया है, बाकी ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप 30 सेंटीमीटर को क्लिक मीन्स करेक्ट कर सकते हो। अब आपको दोनों ऑप्शन दिए, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए गए। 30 सेंटीमीटर के आगे अगर हम आएंगे तो इमेज एनलार्ज होता है, एनलार्ज बड़ा होता है। ठीक है, इमेज बड़ा होता है, तो यहाँ हमारा इमेज क्या होगा, डबल साइज का होगा। तो ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है, ये भी आंसर करेक्ट। ठीक है, सो डिपेंड आपको ऑप्शन कौन से दिए। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेशन विल नॉट ऑकर फॉर द स्पेरिकल मिरर। अब इसमें से कौन सा, अब्रेशन मीन्स डिफेक्ट, अब्रेशन मीन्स डिफेक्ट मिरर के लिए, देखो मिरर लेंस नहीं है, मिरर के लिए कौन सा डिफेक्ट इसमें से हो नहीं सकता है। ओके, कौन सा एरर मिरर के लिए नहीं है, तो देखते हैं। देखो इसमें 4 हमें एरर दिए गए, एक है क्रोमेटिक अब्रेशन, एक है कोमा, डिस्टॉर्शन और स्पेरिकल अब्रेशन। अब हमने तो ये 2 सीख लिए है, स्पेरिकल अब्रेशन और क्रोमेटिक अब्रेशन हमने सीख लिए। स्पेरिकल अब्रेशन कब होता है, बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप, बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप। तो स्पेरिकल शेप होगा तो ये एरर तो आएगा। और क्रोमेटिक अब्रेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कलर्स। अगर जब कलर सेपरेट होते हैं उसकी वजह से ये एक एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो मिरर में कलर तो सेपरेट नहीं होते, तो क्रोमेटिक अब्रेशन हमारा मिरर में नहीं हो सकता, क्रोमेटिक अब्रेशन नहीं हो सकता। स्पेरिकल अब्रेशन हो सकता है, कोमा हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। इसके बारे में आपके
मिरर के डिफेक्ट में लिखा है कि मिरर में कोमा होता है, डिस्टॉर्शन, स्फेरिकल अब्रेशन, उसमें से हमने स्फेरिकल अब्रेशन को स्टडी किया था, लेकिन क्रोमेटिक अब्रेशन सिर्फ लेंस में होता है, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं। देयर आर डिफरेंट फिश, मंकीज एंड वाटर ऑन द हैबिटल planet of the star Proxima. A fish swimming underwater feels that there is a monkey at 2.5 meter on the top of the tree. The same monkey feels that the fish is 1.6 meter below the water surface. Interestingly, height of the tree and depth at which the fish is swimming are exactly same. The refractive index of that water must be. चलो अब हमें दिया क्या है, इसका एनालिसिस करते हैं। हमें क्या कहा है कि एक वाटर सरफेस है, एक क्या है, वाटर सरफेस है, एक वाटर सरफेस है, और यहां जमीन पे एक ट्री है, इसके ऊपर मंकी है, इसके ऊपर क्या बैठा है, मंकी बैठा है, और नीचे फिश है, नीचे क्या है, फिश है। चलो अब जितने हाइट पे मंकी है, जितने हाइट पे मंकी है उतने हाइट पे फिश है, उतने ही नीचे फिश है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। ये रियल है, ये क्या है, रियल लेंथ है। वाटर सरफेस के ऊपर जितना मंकी है उतनी वाटर सरफेस के नीचे फिश है, तो ये हमारा रियल डेप्थ है। ये क्या है, रियल डेप्थ। तो हम कहेंगे रियल डेप्थ दोनों के लिए सेम है, रियल डेप्थ दोनों के लिए क्या है, x है। अब देखो मंकी एयर से देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वाटर में, और फिश वाटर से एयर में देख रहा है। तो जब देखो पहला क्या कहा है, फिश स्विमिंग अंडर वाटर फील्स दैट देयर इज अ मंकी एट 2.5 मीटर। जब फिश देखती है तो फिश को क्या लगता है, मंकी कितने डिस्टेंस पे, 2.5 मीटर पे, तो एपरेंट डेप्थ है। ये क्या है, एपरेंट डेप्थ, किसके लिए, फिश के लिए। और जब मंकी देखता है फिश को, तो मंकी को क्या लगता है, ये कितने हाइट पे है, 1.6 मीटर पे फिश है। मंकी जब देखता है तो 1.6, तो ये भी एपरेंट डेप्थ है। तो दोनों एपरेंट डेप्थ हमें दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर मंकी, मंकी एयर में है, वाटर में देख रहा है, एयर में है, वाटर में देख रहा है। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ दोनों के लिए सेम है, x। एपरेंट डेप्थ मंकी कितना नीचे देख रहा है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। सिमिलरली फॉर फिश कहां से देख रहा है, वाटर से एयर, वाटर से एयर, तो ऊपर क्या आएगा, एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ दोनों के लिए x है, एपरेंट डेप्थ कितना दिया था हमें, एपरेंट डेप्थ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक 1.6 एक 2. ये देखो वाटर टू एयर और यहाँ एयर टू वाटर, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दूसरी क्वांटिटी नहीं दी तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। देखो यहाँ क्या है, वाटर एयर, यहाँ है एयर वाटर, उल्टा है, मीन्स ये वाटर एंड एयर इनटू एन एयर एन वाटर। इसका आंसर क्या आएगा, एयर एयर कट हो जाएगा, वाटर वाटर, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स दोनों का वैल्यू भी देख लेते हैं। एक का वैल्यू क्या है, x
इंटू 1.6 इंटू एक्स 2.5 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करते क्या होता है, ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16/25, 16 5 80, 32 एंड 80 40, सो ये आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। आंसर कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू क्या है? रियल डेप्थ का वैल्यू क्या आया? 2 आया। हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड आउट क्या करना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या फाइंड आउट करना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसमें हम पुट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना है। एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। सो एन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 हम पुट करेंगे। एक्स का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.6। अब ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे, ऑप्शन में क्या आया है। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं 20/16, तो ये होगा 4 5 एंड 4 4 4 5/4। क्या आएगा? 5/4। तो ये देखो आंसर में है 5/4, 6/5, 5/4। ये हमारा बी आंसर, ये हमारा करेक्ट होगा 5/4, होगा 5/4। तो किस तरह से सॉल्व करना है समझ में आया? दोनों के लिए सॉल्व करना है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है? कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमिनॉन एप्लीकेशन: मिराज, रेनबो, ऑप्टिकल फाइबर, ग्लिटरिंग ऑफ द डायमंड, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इन्वॉल्व इन। तो इसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें होता है? देखो मिराज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, सिर्फ बेंडिंग होता है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। रेनबो भी डिस्पर्शन फेनोमेनन है। रेनबो क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में हमने देखा है, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। सिग्नल ट्रेवल करता है वायर से, लाइट सिग्नल। देन ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, डायमंड को शेप दिया जाता है, डायमंड को शेप दिया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से डायमंड को शेप दिया जाता है और डायमंड बना है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, सर्टन एंगल पे इंसिडेंट होके वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट इसके अंदर कैद हो जाता है। देन ये ग्लिटर करता है। ये क्या करता है? ग्लिटर करता है। तो डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? आर ऑप्टिकल फाइबर में, और दूसरा एस ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड में। तो अब ये ऑप्शन ओनली आर एंड एस, इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टेकल्स ऑफ नंबर -2 फॉर सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कॉमनली यूज लेंसेज फॉर हीज और हर स्पेक्टेकल्स आर। अब देखो माइनस पावर किसका आता है? हमें पता है कॉन्केव लेंस का। किसका आता है? कॉन्केव लेंस का। तो दोनों तरफ से कॉन्केव होगा, तो उस लेंस का माइनस पावर आता है। तो ये सिंपल आंसर है कौन सा? बाय कॉन्केव लेंस, बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो पॉजिटिव आती है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। क्या होगा? बाय कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्टली आंसर ही दे दिया है। क्या लिखा है? देखो, अ स्फेरिकल मार्बल ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड कर्वेचर 1.5 कंटेन द टाइनी एयर बबल एट द सेंटर, व्हाट वेयर विल इट अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये सेंटर में है, अगर बबल कहाँ है? सेंटर में। हम तो बाहर से भी देखेंगे तो हमें सेंटर में ही नजर आएगा, बाहर से भी। देखो बाकी तो कोई भी हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी है, तो इसको लॉजिकल क्वेश्चन है। सिर्फ अगर हम सेंटर में होगा तो बाहर से भी देखेंगे तो सेंटर में ही दिखाई देगा, तो दूसरी जगह तो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो डायरेक्टली बी होगा, एट द सेंटर, एट द सेंटर, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये भी सम समझ में आ गया, ये इजी है, इसको सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास सम दिया गया है,
वो देखो क्या दिया गया है, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहा है उन्होंने, स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म इज रिकमेंडेड फॉर द ग्रेटर एंगुलर डिस्पर्शन। स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म इज रिकमेंडेड फॉर ग्रेटर एंगुलर, अगर एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होना मीन्स कलर का सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, तो एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए या थिन प्रिज्म होना चाहिए। ये पहला कंडीशन दिया है। दूसरा, राइट एंगल आइसोसेलेन ग्लास प्रिज्म इज कॉमनली यूज फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने बाइनोकुलर्स में देखा है, हमने पेरिस्कोप में देखा है। पेरिस्कोप में कौन से प्रिज्म यूज होते हैं, आइसोस्केलन ग्लास प्रिज्म यूज होते हैं, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर द थिन प्रिज्म। एंगुलर डेविएशन, डेल्टा का वैल्यू हमने फॉर्मूला स्टडी किया था डेल्टा के लिए। ओके, डेल्टा के लिए हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा का फॉर्मूला हमने, और डेल्टा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये भी हमने प्रूव किया था, डेल्टा एन, तो ये कांस्टेंट रहता है, ये हमने प्रूव किया था। देन फॉर इमर्जेंट रे टू बी पॉसिबल फ्रॉम द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस सर्टन मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नेसेसरी फॉर द फर्स्ट सरफेस। ओके, तो हमें पता है कि दोनों तरफ से ये एंगल ऑफ इमर्जेंट सेम होना पॉसिबल है, तो ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। हमारा आंसर क्या आएगा, ए। स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म इज रिकमेंडेड फॉर ग्रेटर एंगुलर डिस्पर्शन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा ये आंसर आएगा, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमें क्या कहा है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स आर गिवन फॉर डिफरेंट प्रिज्म्स, सिलेक्ट वन ऑफ द हैविंग मैक्सिमम डिस्पर्शन पावर ऑफ इट्स मटेरियल। हमें मैक्सिमम डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओमेगा का वैल्यू, मैक्सिमम डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दिए है, एंगल दिए गए, हमें क्या दिए गए, एंगल दिए गए हैं। तो उस एंगल से हमें, तो पहला एंगल रेड कलर का होता है, दूसरा वॉयलेट कलर का होता है, ये याद रखना है हर एक केस में। अब इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें चारों केस सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, चारों केस सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से जिसका ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर रहेगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ये रेड के लिए, ये वॉयलेट के लिए, यहाँ रेड के लिए, वॉयलेट के लिए, ये रेड के लिए, ये वॉयलेट के लिए, ये रेड के लिए और ये वॉयलेट के लिए। तो पहला ऑप्शन डेल्टा वी मीन्स 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 बाय 2, तो ये कितना आएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय 17 बाय 2 दैट इज 6 बाय 17, ये आया 6 बाय 17। ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू सेकेंड 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8 बाय 2, 11 माइनस 8 3, 11 प्लस 8 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 6 बाय 19, 6 बाय 19। देन थर्ड के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 12 बाय 2, तो ये कितना आएगा 4, और यहाँ 28 बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 14, तो ये 2 बाय 7 आएगा, क्या आएगा 2 बाय 7। नेक्स्ट लास्ट एंगल हमारा कितना है 10 और 14, सो 14 डिवाइडेड बाय 10
14 माइनस 10, 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर ये आएगा 4, 24/2 दैट इज 4/12, 4/12। सो ये आएगा 1/3, ये आएगा 1/3। चलो अब फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड, पॉइंट में आंसर लाते हैं। अगर 17 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट 0.35, 0.35 कितना आएगा, 0.35। देन अगर 19 बड़ा नंबर है 19, उससे डिवाइड करेंगे तो इससे छोटा नंबर आएगा, नियर अबाउट 0.31 इसका आंसर आएगा। 7/2, 2 पॉइंट में आएगा 0.2, तो ये तो ऑप्शन चला गया नियर अबाउट। देन यहाँ ये आएगा 0.33, तो देखो फर्स्ट केस के लिए 0.35 सबसे बड़ा आंसर है, 0.35 सबसे बड़ा आंसर है, बाकी सारे आंसर छोटे हैं, बाकी सारे आंसर छोटे हैं। तो सबसे मैक्सिमम डिस्पर्सिव पावर कौन से एंगल के लिए आ गया, 10 और 7, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, रेनबो अगर फॉर्म होना है, रेनबो फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा फेनोमेनॉन इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व कहाँ है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकेंड एंगुलर डिस्पर्शन, देन एंगुलर डेविएशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो रेनबो जब फॉर्म होता है, प्राइमरी रेनबो ऊपर से आता है, देन ये होता है रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन प्रेजेंट है। देन यहां से कलर सेपरेट होते हैं, रेड और वॉयलेट, तो डिस्पर्शन भी हो रहा है। देन एंगुलर डेविएशन, ओके, रे यहां जाना चाहिए था लेकिन यहां मुड़ गया, तो ये आ गया एंगुलर डेविएशन, डेविएशन भी हो रहा है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल नहीं, इसमें से कुछ रे बाहर भी जाती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां नहीं होता है। तो डी जो ऑप्शन है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो फॉर्मेशन में नहीं होता, ये करेक्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन है, वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क के लिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो आप एक सॉल्व करके देखो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आज हमने नियर अबाउट कितने 12 एमसीक्यू सॉल्व किए, कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, 12 एमसीक्यू सॉल्व किए। ठीक है, इसमें से कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ थ्योरेटिकल थे, थ्योरेटिकल तो रीडिंग करने से आ जाते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम अगर थ्योरेटिकल एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं तो आप रीडिंग करो, बुक का रीडिंग करो, तो उसमें से छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उससे आपको ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और न्यूमेरिकल अगर करना है तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कंडीशन याद रखना पड़ेगा और सॉल्विंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स के प्रॉब्लम बहुत छोटे होते हैं और लॉजिकल होते हैं। और क्या होता है, लॉजिकल, जिसका आंसर तुरंत आ जाए, बिना सॉल्व किए भी कभी कभी आंसर आता है, तो लॉजिकल होते, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। तो अगर आपको एमसीक्यू समझ में आए हैं, इतने एमसीक्यू, एक 13 वाला एमसीक्यू थ्योरेटिकल है, आप सोचो उसके बारे में और सॉल्व करो। तो यहाँ अब हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।